जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। कश्मीर की कहानी आगे चलेगी कलतेज टिकू के साथ। आज हम बात करेंगे डोगराज की, द डोगरा किंगडम, जिसके बारे में हिंदुस्तान में आई थिंक बहुत कम लोगों को पता है। सर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू आदि, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। आदि जी, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ डोगरा राज के बारे में। जी। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से महाराजा गुलाब सिंह ने किस चतुराई से, बहादुरी से अपनी जो कूटनीतिक सोच थी उसकी और उनका जो विजन था दूरंदेशी से जम्मू कश्मीर स्टेट को बना लिया। उस जम्मू कश्मीर स्टेट को जिसका विलय बाद में महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया था। लेकिन डोगरा राज जो है तकरीबन 100 साल चला, 1846 से लेकर 1947 तक। हालांकि महाराजा हरि सिंह ने तो एब्डिकेट किया 49 में, लेकिन 47 के आसपास अगर हम मानते तो 100 साल उन्होंने हुकूमत करी। और कश्मीर का जो पॉलिटिक्स रहा, खासकर 20वीं सदी के शुरुआत से 1905 1910 के बाद से लेकर, और फिर बाद में उसमें शेख अब्दुल्ला आ गए और बाकी चीज़ें हुई, उसको बाद में हम टच करेंगे। तो ये पूरा कश्मीर का पॉलिटिक्स जो था वो एंटी डोगरा सेंटिमेंट के ऊपर निर्भर था। और एंटी डोगरा सेंटिमेंट में काफी सारी डिसइंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन थी। और भारत के अंदर मैं मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी हुकूमत चलाई जाती थी, जो हुकूमत में बैठे हुए थे वो इसी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे थे कि भाई डोगरा हुकूमत जो थी वो बहुत खराब थी, उन्होंने कश्मीरियों को ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने अत्याचार किया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये एक नैरेटिव बन गया, क्योंकि एंटी फ्यूडल नैरेटिव जो तो 19th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो है ये बहुत फैशनेबल था। जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया 1917 में और फिर सोशलिज्म में तब्दील हो गया, तो वर्ल्ड ओपिनियन हमेशा एक वर्ल्ड ओपिनियन में जो था ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और सप्रेस्ड एंड ऑप्रेस्ड लोगों का जो नैरेटिव था वो उभरने लगा, और उसमें डोगरा राज भी उसमें उसके लपेटे में आ गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, मुझे लगता है इस विषय पर ना बहुत कम लोगों ने बोला है, क्योंकि डोगरा राज जो था तकरीबन 100 साल था, तो इसके ऊपर न कोई खास रिसर्च की गई, ना उनकी आवाज को सुना गया, क्योंकि बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर का पॉलिटिक्स जो है वो बाद में सिर्फ कश्मीर नैरेटिव पर ही सीमित हो गया। जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आप कश्मीर का ही जिक्र होता है, उसमें जम्मू का कोई मतलब नहीं, या जम्मू के कौन हुक्मरान थे, किन्होंने वहां पर हुकूमत चलाई, उनका कोई मतलब नहीं था। ये था कि क्यों एक नैरेटिव था कि भाई फ्यूडल राजा ऑप्रेस्ड लोगों के ऊपर हुकूमत करते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। मैं इस डिसइंफॉर्मेशन को आपके माध्यम से इसको मैं डिबंक करना चाहता हूं, मैं इसको एक नैरेटिव बदली करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको एक एक करके गिनाना चाहता हूं कि डोगरा हुकूमत में कितने सारे फॉरवर्ड लुकिंग रिफॉर्म्स किए गए, गवर्नेंस में, सोशल सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में। मैं एक एक करके वो गिनाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि कोई इसका खंडन करे, बोले कि भाई ये ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि डोगरा हुकूमत जो है उसके विषय में जो गलत फहमियां हैं, जो गलत नैरेटिव चला आ रहा है, कई इश्यूज पर इंडिया में हमेशा आजादी के बाद को गलत नैरेटिव चलाई, लेकिन डोगरा राज के बारे में तो बिल्कुल ही गलत नैरेटिव चलाया गया। तो मैं उस चीज को आज एक अथॉरिटेटिवली उसको मैं आज डिबंक करना चाहता हूं कि डोगरा हुकूमत गलत नहीं थी। डोगरा हुकूमत ने जो काम किया मेरे ख्याल से किसी और राज्य में नहीं हुआ। देखिए क्या था
भारत के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया था वो तो प्रोविंसेस थी, और स्टेट्स जो थे उसमें राजे महाराजा थे, तकरीबन 570 576 के करीब थे, तो वो अपनी अपनी हुकूमत चलाते थे, और लेकिन ब्रिटिश सुजरानिटी के नीचे थे, वो हुक्म उन्हीं का होता था, लेकिन वो कुछ हद तक वो ऑटोनोमस भी थे, और वो क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था तो वो जो मर्जी है करते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर में ऐसा इसलिए नहीं था कि इसकी दो फंडामेंटल रीजन थे। एक, क्योंकि ब्रिटिश एक गहरी गहरी और डीप नजर रखते थे कश्मीर के ऊपर, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजन, जो पॉलिटिकल रीजन। और दूसरा कि ये एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट था जिसमें हिंदू राजा था, तो दोनों तरफ से उनको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता था कि वो लोकल सेंटिमेंट को हमेशा अपने साथ रखे, और ब्रिटिश को भी कुछ हद तक जो है वो बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने जितने सारे रिफॉर्म्स किए वहां पर, इसकी अनगिनत एक लिस्ट है, और जिस वजह से मैं मानता हूं कि इन रिफॉर्म्स की वजह से अगर जम्मू कश्मीर इतनी मिलिटेंसी के बावजूद, इतनी टेररिज्म के बावजूद 30 साल 32 साल से चला आ रहा है, सोशल पैरामीटर्स में, इकोनॉमिक पैरामीटर्स में पहले नंबर 1 2 3 के नीचे आया ही नहीं कभी। और इसकी खास वजह यह है कि डोगरा राजाज ने कौन सी क्या नींव डाली, किस प्रकार की नींव डाली। तो मैं आपको पहले दिन से आखिरी दिन तक मैं आपको गिनाता हूं कि उन्होंने क्या क्या काम किया। जब जहां से महाराजा गुलाब सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह ने 1946 से लेकर 1846 से लेकर 1856 तक हुकूमत करी। महाराजा गुलाब सिंह के टाइम में आपको पता है कि मैंने पिछले उसमें भी देखा, महाराजा गुलाब सिंह का दौर जम्मू कश्मीर को एस्टैब्लिश करने में ही लगा। तो उस टाइम में उन्होंने स्टेट की बाउंड्रीज को, स्टेट को इंटीग्रेट करने में उन्होंने पूरा समय लगाया उसमें। तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो उन्होंने गवर्नेंस जो है वो सुदृढ़ कर ली, उनके इंस्ट्रूमेंट्स को ताकत दी। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने 1856 में अपने बेटे रणबीर सिंह को हैंड ओवर कर दिया। अब देखते हैं रणबीर सिंह ने क्या किया। रणबीर सिंह ने सबसे पहला काम जो था 2-4 सेक्टर्स में किया। पहला काम तो ये किया उन्होंने कि जो सोशल सेक्टर्स में पहले मैं बात करूंगा, जो इन्फेंटिसाइड था, देखिए छोटी छोटी बच्चों को पैदा होते ही मारा जाता था, उसने ये कंप्लीटली इलीगल कर दिया। और ये आमतौर पर ये प्रॉब्लम जो थी ज्यादा जम्मू प्रोविंस में थी, कश्मीर में कम थी, तो वो उसने खत्म कर दिया। देन जब महाराजा गुलाब सिंह की मृत्यु हुई और रणबीर सिंह ने टेक ओवर किया, तो उन्होंने देखा कि लोगों के ऊपर टैक्सेशन जो है उसमें मिडिलमैन आ चुके थे, और मिडिलमैन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अपनी तरफ से लागू कर रहे थे, और ऑटोमेटिकली उसमें करप्शन बहुत आ गया था। उन्होंने एकदम से पूरे सिस्टम को जो है रिवैम्प कर दिया, जिससे लोगों के ऊपर जो है टैक्सेशन का जो बोझ है वो हल्का हो सके। महाराजा रणबीर सिंह जो थे संस्कृत के बहुत शौकीन थे। ही वॉज अ कॉनोसियर ऑफ संस्कृत। और आप हैरान होंगे कि इंडिया के अंदर उस टाइम उन्होंने अपनी फौज में संस्कृत वर्ड ऑफ कमांड से इंग्लिश वर्ड ऑफ कमांड्स को रिप्लेस किया। हालांकि अंग्रेज रूल कर रहे थे, लेकिन जैसे सावधान विश्राम आजकल हम बोलते तो उस टाइम था स्टैंड एट ईज, अटेंशन, वो सब संस्कृत में वर्ड ऑफ कमांड बनाया उन्होंने। और हैरानगी की एक और बात है, और ये आमतौर पर लोगों को पता नहीं है, और हैरानगी की बात यह है कि क्योंकि वो रघुवंशी थे, और राजा राम जो थे उनके, भगवान राम उनके कुल देवता माने जाते हैं। उनकी वो एंसेस्ट्री, मैंने पिछले उसमें कहा था कि अपनी एंसेस्ट्री को, वह लीनिएज को वहां से ट्रेस करते हैं। उन्होंने अपनी मिलिट्री रेजिमेंट्स को इन योद्धाओं के ऊपर रखा था, इन राजा महाराजा जो हमारे एपिक्स के हीरोज थे, लक्ष्मण रेजिमेंट, राम रेजिमेंट, ऐसा करके बनाया हुआ था। तो ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था उस टाइम। अच्छा, रणबीर सिंह के टाइम में आप हैरान होंगे कि उन्होंने रणबीर पैनल कोड बनाया। रणबीर पैनल कोड
वॉज अ कोर्ट, क्योंकि क्या होता था, आर्बिट्रेरली लोगों को सजा दी जाती थी। कोई कैद हुआ तो जिसका मन में आया वो जो सजा देगा, चोरी हुई तो ये सजा होगी, ऐसा कोई रिटन रूल नहीं था। तो उन्होंने कोड बनाया जिसको कहते हैं रणबीर पैनल कोड। और रणबीर पैनल कोड, रणबीर उसको हिंदी में बोलते हैं रणबीर दंड बीडी। तो एक रणबीर पैनल कोड बना। रणबीर पैनल कोड बड़ा थॉरोली एक रिसर्च डॉक्यूमेंट था, और कई देशों से उन्होंने पैनल कोड लाए, उनको स्टडी किया और फिर अपना एक कोड बनाया, रणबीर पैनल कोड। और आपको हैरानगी होगी, ये रणबीर पैनल कोड जब बना महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में, तब से लेकर अब तक था। ये जम्मू कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं था, इंडियन पैनल कोड लागू नहीं था, वहां रणबीर पैनल कोड लागू था। और जब 19 अगस्त 5 अगस्त 2019 में न्यूट्रलाइज हुआ आर्टिकल 370, तब रणबीर पैनल कोड को रिप्लेस किया गया इंडियन पैनल कोड से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ड्यूरेबल था और कितना एक्सेप्टेबल था, ये महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था। फिर इन्होंने, ये पहले राजा थे जिन्होंने पोस्टल और टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया स्टेट में। और पहले तो स्टेट में इंट्रोड्यूस किया, जम्मू, श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग, ऐसे जिलों में। और कुछ सालों के बाद इन्होंने ये स्कर्दू और गिलगित में भी लागू किया। स्कर्दू और गिलगित कहाँ है और जम्मू कहाँ है और श्रीनगर कहाँ खुद, और कितनी बीच के रास्ते कैसे, आजकल जाना मुश्किल होता, तो आज से 100 साल पहले क्या हुआ होगा। वहां पर उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम, सो दैट जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दूर दराज गांव तक चले जाए। दूसरा, जम्मू में अगर आप जाएंगे वहाँ रघुनाथ मंदिर है। रघुनाथ मंदिर जो है महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में 3-4 कई उन्होंने न्यूमरस मंदिर बनाए, और उनमें से रघुनाथ मंदिर भी एक बहुत ही फेमस परमंडल में है, या कई और जगह में रघुनाथ मंदिर एक बड़ा आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जम्मू में, वो उन्होंने बनाया। और पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी उनको संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट कोई मिला, ओल्ड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, वो वाराणसी में हो या श्रीनगेरी में हो या कहीं से, पूरी जगह से उन्होंने ये संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट जो मतलब जो एब्सोल्युटली इनवैल्यूएबल हैं वो सब जमा किए और रघुनाथ मंदिर में डिपॉजिट किए, और उनकी फिर उन्होंने एनोटेशन करी, उनको आगे बढ़ाया। लेकिन उन दिनों का रिसर्च तो मतलब एक वो थी, अपनी सीमाएं थी। तो बाद में इस संस्कृत लाइब्रेरी को जो है आगे बढ़ाया गया, और इसका नाम है आजकल रणबीर इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत स्टडीज, और ये जम्मू में है। और जो डोगरा राज के जो ईयर हैं आजकल, डॉक्टर करण सिंह साहब वो उसकी देखभाल करते हैं, और दुनिया भर के जितने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, आज आपको वहां मिलेगा। फिर साथ में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाया। ये पहले राजा थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लाया, और प्रिंटिंग प्रेस की वजह से एक आधा पब्लिकेशन वहां पर शुरू होने लगा जो फिर फार फ्लंग एरियाज में पहुंचा गया, ताकि दुनिया भर की खबर जो है उसमें चली जाए या कोई प्रिंट करना हो। लेकिन ये इनिशियल स्टेप थे, लेकिन रेवोल्यूशनरी करना था, मैं मानता हूं उसके लिए। दूसरा, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल मिजाज के आदमी थे महाराजा रणबीर सिंह, तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों के ऊपर बहुत काम किया इन्होंने। और ऐसा माना जाता है कि जो उनके टाइम के एस्ट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं या एस्ट्रोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, एस्ट्रोलॉजिकल रेयर बुक्स हैं, वो भी इस लाइब्रेरी में आपको मिलेंगे। और इसका इन्होंने काफ़ी बढ़ावा भी दिया, काफ़ी लोग वहाँ जाकर, आपका आजकल के रिसर्चर्स वहीं जाकर इसको पढ़ाई करते हैं। Another revolutionary step which he took was, उन दिनों नॉर्थ इंडिया में एक ही यूनिवर्सिटी थी, वो थी लाहौर यूनिवर्सिटी। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे तो बहुत कम, लेकिन
पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट किया, ताकि जब सर्टिफिकेट मिलेगी और एग्जामिनेशन होंगे वो लाहौर यूनिवर्सिटी के तहत होंगे। और इन्होंने वहां पर 1 लाख रुपए उन दिनों का 1 लाख रुपए डोनेट किए, और एक चेयर उन्होंने अपने नाम से, लाहौर यूनिवर्सिटी ने महाराजा रणबीर सिंह के नाम से एक चेयर वहां पर एस्टैब्लिश करी, जिसके अंदर काफी साल रिसर्च वर्क बाद में हुआ। एक मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि सरदारों के जब सिख हुकूमत उससे पहले थी, तो सिख हुकूमत में क्या हुआ था कि जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया था। और जो हमने पहले भी बताया वो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिख राज के दौरान जामा मस्जिद को बंद कर दिया गया था, लेकिन महाराजा रणबीर सिंह ने इसको खोल दिया। और नॉट ओनली इस जामा मस्जिद को खोल दिया, उसने 6,000 रुपये वहाँ पे जो वली थे, जो उनके हेड प्रीस्ट थे, उनको 6,000 रुपये दिए। बोला भैया आप एक फंड क्रिएट करो और मैं पहला 6,000 रुपये का आपको डोनेशन देता हूँ, और आप पैसा कलेक्ट करो और जामा मस्जिद को अपने पुराने स्वरूप में वापस लाइए, और जिससे जामा मस्जिद फिर बन गई। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत जरूरी विषय में बताना चाहता हूँ आपको, और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1877 में वहां पर जबरदस्त शिया सुन्नी राइट्स हुए थे, लेकिन महाराजा रणबीर सिंह ने कोई पक्षपात नहीं किया, लेकिन इसको पीस को रेस्टोर करने के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और काफी सारे जो शियों का नुकसान हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि वो मिनॉरिटी में थे, बहुत ही कम मिनॉरिटी में थे वो। फिर काफी सारे लोगों ने वो महाराजा के पास अपनी तजवीज रखी कि भाई हम वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं। तो महाराजा ने बड़े बड़े पंडितों को, वाराणसी से पंडितों को बुलाकर, कश्मीर में जो पंडित थे बड़े बड़े, उनसे विचार विमर्श किया कि भाई ऐसा ऐसा बहुत, आप बताइए क्या करना है। उन्होंने मना कर दिया उनको वापस आने से। आप हैरान हो जाएंगे, मतलब घर वापसी जो चाहते थे आना, उसका मना कर दिया। और ये पहली बार नहीं, पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन रणबीर सिंह के टाइम में ये क्योंकि हुआ, तो इसकी बड़े दुष्परिणाम बाद में हुए, वो में हम बाद में इसका डिस्कस करेंगे। तो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में काफी, मतलब उन दिनों काफी सारा काम हुआ स्टेट को नॉट ओनली जोड़ने के लिए, जो बट स्टेट में एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। अच्छा, अभी हम आते हैं महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में। महाराजा प्रताप सिंह ने 40 साल हुकूमत करी, 1885 से लेकर 1825 तक, सॉरी 1925 तक। महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में सबसे ज्यादा काम हुआ, अगर आप ओल्डन डेज की बात करेंगे, हरि सिंह के, महाराजा हरि सिंह के टाइम में तो आगे वो उन्होंने वही काम आगे बढ़ा दिया। और महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में मैं वो जब हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश साजिश की, कि उन्होंने डोगरास के हुकूमत को कैसे कमज़ोर किया, उनको कैसे परेशान करते रहे अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, तब हम वो उस बात पर आएंगे। लेकिन मैं महाराजा प्रताप सिंह की कुछ आपको अभी बातें बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने स्टेट में काम किया और जिसके दूरगामी परिणाम हुए, और जिस वजह से जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, एक उसकी महाराजा रणबीर सिंह ने जो फाउंडेशन रखी थी, उसको कैसे उन्होंने सुदृढ़ किया, मजबूत किया। और कुछ चीजें तो उन्होंने करी जो ब्रिटिश को अच्छी नहीं लगी। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ये फैसला किया कि अंग्रेज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन नहीं खरीद सकेगा। बहुत दबाव पड़ा उनके ऊपर, लेकिन वो जमीन नहीं खरीद सके। और आपको हैरानगी होगी ये सुनकर, यही एक रीजन था कि अंग्रेजों ने फिर वहां पर हाउस बोट बना लिए, जिन हाउस बोट में जाकर आजकल लोग टूरिस्ट रहते हैं डल लेक में, या उन दिनों तो अचार लेक थी, डल लेक थी, नगीन थी, चूंट कॉल थी, झेलम में खड़े रहते, क्योंकि काफी पानी था। आजकल का क्लाइमेट चेंज की वजह से कई सारी लेक्स तो ड्राई अप हो गई, लेकिन इस वजह से ये एक रीजन था वहां पर हाउस बोट बनने का, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह ने अंग्रेजों को जमीन लेने से मना कर दिया। अंग्रेज इस बात से तो डेफिनेटली खुश नहीं था,
और उसके फिर बाद में क्या परिणाम है वो तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग महाराजा प्रताप सिंह ने किया, जब वो आए थे तो वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हर एक आदमी नहीं जा सकता था, हर बच्चा नहीं जा सकता था स्कूल। कोई अनटचेबल आउटकास्ट थे, कोई दूसरे धर्म के लोगों, ये वगैरह सब, कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी जा सकता। उसने एक ऐलान कर दिया कि सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बच्चा जाना चाहता है जाएगा। तो यूनिवर्सलाइज करिए एजुकेशन। आप खुद अंदाजा लगाइए उन दिनों में कितना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये आपस में। तो जिस वजह से एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिल गया वहां पर, और इसके ऊपर बाद में महाराजा हरि सिंह ने भी काम किया। और ये एक रीजन है, अगर आप देखेंगे, उसके बारे में बाद में बात करूं, अगर JNK हमेशा एजुकेशन में बहुत आगे रहा है, हमेशा पूरे इंडियन स्टेट्स में अगर आप देखेंगे। तो महाराजा प्रताप सिंह ने 1905 में श्रीनगर में पहला कॉलेज एस्टेब्लिश किया, श्री प्रताप कॉलेज, और मैं भी उसी कॉलेज का पढ़ा हूँ। आपको कई सारे कश्मीरी मिलेंगे जो हमारी एज के हैं, सब वहाँ। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज हुआ और गांधी मेमोरियल कॉलेज हुआ, लेकिन SP कॉलेज एक आइकॉनिक कॉलेज था। और SP कॉलेज इन द हार्ट ऑफ सिटी, इसका बड़ा जबरदस्त पुराना आर्किटेक्चर, बहुत बड़े ग्राउंड, इट वॉज अ वंडरफुल प्लेस एंड आई स्पेंड ऑल माई कॉलेज डेज देयर। तो महाराजा प्रताप सिंह ने ये SP कॉलेज खोला, और ये इन कोलैबोरेशन विद एनी बेसन से क्योंकि इतना ज्यादा एजुकेशन का था नहीं, तो उन्होंने एनी बेसन से कोलैबोरेशन करके श्री प्रताप कॉलेज खोला 1905। और 1907 में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज खोला जम्मू में। और फिर बाद में यही प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो है आजकल GGM साइंस कॉलेज, जो जम्मू साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगेन वो आइकॉनिक एक इंस्टीट्यूशन है जम्मू का। ये दो खोले उन्हें। देन जो बाद में महाराजा हरि सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर दिया, इनिशियल स्टेज में महाराजा प्रताप सिंह ने, वो चाहते थे कि हर बच्चा स्कूल चला जाए। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, लेकिन एक पुरानी संस्था को चेंज करने में लोगों को टाइम लगता है, उनको उसको एक्सेप्ट करने में। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों ने खुद करना पड़ता है, कि आप उसको एक कंपल्शन नहीं कर सकते। लेकिन इनिशियल स्टेप जो है महाराजा प्रताप सिंह ने ही लिए थे। उन्होंने 2 टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। और ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट बाद में बहुत बड़ा रूप इन्होंने धारण किया, और जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन स्टेट में थी वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं को मॉडर्नाइज कराया गया, जिस वजह से स्टेट में जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग काफी पैदा हुए, जो बाद में बाहर भी चले गए, देश के कई हिस्सों में बट गए। स्टेट में भी उन्होंने योगदान किया, ये भी उन्होंने किया। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट कदम उन्होंने लिया कि 1896 और 1910, मतलब 1896 से 14 साल के इस पीरियड में जम्मू कश्मीर में 5 बार कॉलरा फैला और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो महाराजा प्रताप सिंह ने हुक्म दिया कि हर एक व्यक्ति को ये कॉलरा का वैक्सीनेशन लगेगा, और जिससे हजारों जिंदगियां बचाई उन्होंने, हजारों जिंदगियां। और उन्होंने, क्योंकि राजा थे, उन्होंने इस बात को एब्सोल्युटली एश्योर किया कि ये कॉलरा का वैक्सीनेशन है। जैसे, क्योंकि क्या होता, पुराने जमाने में कोई ज्यादा सैनिटेशन में दूर नहीं था, सैनिटेशन के इतने साधन भी नहीं थे, नदियों से पानी लिया जाता था, पिया भी जाता था। तो वैक्सीनेशन उन्होंने शुरू कर दिया, जिससे हजारों लाखों जानें बच गई। महाराजा प्रताप सिंह का एक और रेवोल्यूशनरी कदम था कि उन्होंने पहली बार श्रीनगर में और जम्मू में इलेक्टेड म्यूनिसिपैलिटी बना ली। मतलब जिन दिनों के पूरे भारत के अंदर, खासकर जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनमें इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था, पीपल्स पार्टिसिपेशन का कोई सिस्टम ही नहीं था। उन्होंने पहली बार वहां पर जो है म्यूनिसिपैलिटी के दोनों, श्रीनगर और जम्मू की म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन करा दिए। और आजकल मालूम होगा जम्मू और श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कितना उसमें प्रचार होता है उसका मेयर बनने के लिए, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी के पास आजकल
पैसा बहुत होता है, वो उसको उसकी जिम्मेदारियां बढ़ी जाती है, बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कहीं पर ही हो। तो श्रीनगर और जम्मू की म्यूनिसिपैलिटी की पहली बार उन्होंने इलेक्शन कराकर वो कर दी, इलेक्शन कर दी। तो नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, क्या था कि महाराजा प्रताप सिंह के पहले वहां पर कोर्ट लैंग्वेज जो थी पर्शियन थी, और पर्शियन से पहले वहां पर लैंग्वेज थी संस्कृत। संस्कृत हिंदी शारदा मिक्स थी। तो जब जैनुलाब्दीन ने हुकूमत संभाली तो वो उन्होंने पर्शियन साथ मिलाया, पर्शियन हो गया उसकी लैंग्वेज स्टेट की। तो महाराजा रणबीर प्रताप सिंह के टाइम में कोर्ट लैंग्वेज चेंज कर दी गई फ्रॉम पर्शियन टू उर्दू, बिकॉज उर्दू का फिर दबदबा होने लगा। नॉर्थ इंडिया में उर्दू चलती थी, कश्मीर में भी उर्दू पढ़ाया जाता था, तो उस वजह से वहां पर उन्होंने जो है उर्दू कर दी। और फिर बाद में उर्दू, एज यू नो, इट बिकेम एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने भी अपने टाइम में कश्मीर में उर्दू ही पढ़ा हुआ है, तो दैट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। अभी जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो अब 3-4 लैंग्वेजेस, हिंदी हैज बीन इंट्रोड्यूस, इंग्लिश हैज बीन इंट्रोड्यूस एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो बट टिल देन फ्रॉम महाराजा प्रताप सिंह टाइम इट वाज द उर्दू व्हिच बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ कश्मीर के अंदर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखें तो महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में आपको पता है कश्मीर के जो साधन हैं, 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर रिसोर्स है। एक तो फॉरेस्ट्री है। कश्मीर का अब तो फॉरेस्ट इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन उस टाइम कश्मीर का जितना टोटल हिस्सा था 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर कश्मीर, जम्मू कश्मीर स्टेट का जो रुकबा है, मतलब जो उसका टोटल टेरिटरी है 2,68,000 से ऊपर थोड़ा स्क्वायर किलोमीटर। इसमें से 60%60 to 67% यूज्ड टू बी अंडर फॉरेस्ट कवर। तो यू कैन इमेजिन कितना रिसोर्स था। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, जब हम कश्मीर जाते थे, जम्मू से कश्मीर चले जाते थे, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ वुड would travel down Chenab and go to Pakistan। और इतने बड़े बड़े पेड़, आप उसको मतलब उनको 10 क्रेन चाहिए थे लिफ्ट करने के लिए। हमने अपने आंखों से देखा है। एक बार मैं छमजोरिया में पोस्टेड था, वहां पर नदी चेनाब जो है वो मुनव्वर तवी के साथ पाकिस्तान में चली जाती थी, पीओके में। कितनी लकड़ी जाती थी वहां पर, इतने रिसोर्सेज थे, इतनी लकड़ी थी, जंगलों से काटी जाती थी, दरिया में चली जाती थी, वो आधी से ज्यादा पाकिस्तान चली जाती थी। तो उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुरू किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव शुरू कर दिए, ताकि इनके ऊपर जो है, जो कोऑपरेटिव्स हैं और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट की वेल्थ जो है स्टेट में ही रहे और उसको स्टेट की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। और कोऑपरेटिव सिस्टम मूवमेंट शुरू कर दी, ताकि अपने अपने इलाके में लोग अपने साधनों का अच्छा फायदा कमा सके, अपने लिए भी यूज करें, और फिर एज अ कोऑपरेटिव, जैसे आजकल अमूल मिल्क है, कितना सक्सेसफुल है। तो ये उन दिनों का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो महाराजा प्रताप सिंह ने शुरू किया था। 2-3 चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराजा प्रताप सिंह ने की, आप हैरान हो जाएंगे कि उन दिनों की सोच थी ये। सबसे पहले एक तो छोटा सा कदम था, क्योंकि उसमें ज्यादा टेक्निकल नो-हाउ की जरूरत नहीं थी। वो था उन दिनों की जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन लाइंस यूज्ड टू पास इन दैट पार्ट ऑफ पंजाब विच इज नाउ विद पाकिस्तान, क्योंकि प्लेन इलाका था। तो वहां रेल जाती थी, सियाल एंड पॉइंट था सियालकोट। सियालकोट और जम्मू के बीच में तकरीबन 16 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन रेलवे हेड जो था सियालकोट था। तो जम्मू से अगर किसी ने पंजाब में जाना था या नीचे जाना था, कहीं भी जाना था, उसको सियालकोट जाना पड़ता था। तो प्रताप सिंह ने इस रेलवे लाइन को जम्मू तक लिया है। बट इससे भी ज्यादा रेवोल्यूशनरी स्टेप जो उन्होंने किया, उन्होंने जम्मू श्रीनगर कार्ट रोड बनाई 1918 में। जिस रोड से आप अब जा रहे हैं जम्मू से लेकर श्रीनगर,
उसको बोलते थे जम्मू श्रीनगर काट रोड। कोई और रोड नहीं था, जो रोड था वो कोहाला से आता था, पाकिस्तान पीओके से आता था, बारामूला के थ्रू फिर श्रीनगर था। लेकिन ये काट रोड महाराजा प्रताप सिंह ने अपने लिए बनाई। काट रोड थी, सिर्फ काट चलती थी इसके ऊपर। लेकिन 1922 में फिर इसको पब्लिक के लिए छोड़ा गया। तो ये जो है आजकल जो लाइफ लाइन है इंडिया की जम्मू कश्मीर के अंदर, दिस इज दैट काट रोड जो महाराजा प्रताप सिंह ने तब बनाई थी। आप खुद अंदाजा लगाइए। मोर इम्पोर्टेंटली आप, मैं हैरान हो गया इस चीज को रिसर्च करते टाइम ये पढ़कर कि महाराजा प्रताप सिंह चाहते थे कि जम्मू से श्रीनगर रेलवे लाइन बिछे, और उन्होंने इंडिया के टॉप इंजीनियर्स को बुलाया, रेलवे इंजीनियर्स को बुलाया, ब्रिटिश से रेलवे इंजीनियर्स को बुलाया और बोला आप जी सर्वे करो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक ट्रेन कैसे जा सकती है। सर्वे पूरा कंप्लीट हुआ, रिपोर्ट सबमिट हुआ, और बाद में पता चला कि भाई इसमें 3.2 करोड़ 3 करोड़ 20 लाख रुपए लगेंगे, और 3 करोड़ 20 लाख रुपए वो रेज नहीं कर सके। आप 1922 के 1918 के आसपास उन्होंने ये सर्वे कराया था, तो इसमें बोला जी 3.2 करोड़ रुपए लगेंगे रेलवे लाइन बनाने में, तो ये पैसा तो है नहीं, तो मामला ठप गया। और अब फिर कब रेलवे लाइन बन गई? अभी अब देखते हैं, अभी मेरे ख्याल से कुछ महीनों के अंदर, या इस साल के एंड तक या अगले साल के एंड तक जम्मू से श्रीनगर, उसके कुछ स्ट्रेचेस तो ऑलरेडी बने हैं, बानीहाल काजीगुंड बना है, जम्मू से उधमपुर बना है, तो ऐसे काफ़ी सारी स्ट्रेचेस तो बन गई हैं। लेकिन जो टोटल डिस्टेंस है वो भी मेरे ख्याल से 2000, वो जो आपने देखा होगा कि उसमें चेनाब में सबसे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बन रहा है, तो ये वही सर्वे है जो महाराजा प्रताप सिंह ने तब कराया था। इसमें कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली होंगी, बट नींव जो रखी थी सर्वे की वो महाराजा प्रताप सिंह ने ही रखी थी। महाराजा प्रताप सिंह ने बिजली के पावर जनरेशन के लिए भी पावर प्लांट्स बना लिए, बट सबसे ज्यादा उन्होंने जो काम किया था वो उन्होंने, क्योंकि वैली जो है कश्मीर वैली, खासकर कश्मीर वैली, नॉट जम्मू पर कश्मीर वैली एक बोल की तरह है, पहाड़ों के बीच में ये एक बोल है, और इर्द गिर्द से वैली को चारों तरफ से घेर रखा है पहाड़ों में। तो पहाड़ों में जब बर्फ बहुत होती थी या बारिश बहुत होती थी, वो पूरा वैली में आ जाता था पानी, और वैली डूब जाती थी, वहां कई फ्लड्स आते थे। तो इन्होंने कई सारी स्पिल चैनल बना ली, या इस पानी को उन्होंने चैनलाइज करके खेतों में पहुंचा दिया पानी। तो रणबीर कनाल अभी भी है, कई प्रताप कनाल, ऐसे करके कई सारी कैनाल नेटवर्क जो खासकर जम्मू के इलाके में, क्योंकि वहाँ कंडी का इलाका रॉकी टेरेन है, तो वहाँ पर, और कश्मीर में उन्होंने श्रीनगर को और मेन टाउन्स को बाईपास करके स्पिल चैनल्स बना ली, ताकि जो एक्सेस वाटर आता था फ्लड के टाइम में उसका इस्तेमाल किया जाए, और पावर जनरेशन के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाए। सिमिलरली हॉर्टिकल्चर, कश्मीर में जैसे मैंने आपको बताया फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, बट मोर इम्पोर्टेंटली वहाँ पर फूल बहुत उगते हैं स्प्रिंग के, खासकर बिटवीन स्प्रिंग के मार्च से लेकर सितंबर एंड तक काफ़ी एनवायरनमेंट ऐसा है। तो आजकल भी कश्मीर के फूल दुनिया भर में चले जाते हैं। आपने देखा होगा अभी 5-6 साल पहले वहाँ पर टूलिप गार्डन बन गया, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है फूलों के लिए बहुत ही बहुत सूटेबल है। तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बना दिया, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट। हॉर्टिकल फ्रूट तो पता ही है आपको, कश्मीर का फ्रूट तो माना जाता है, सेब है, अंगूर है, चेरीज है, एप्पल है, ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, आमन, ये अखरोट है। तो कितने सारे वहाँ पर, बब्बू गोशा है, कई सारे जो वहाँ के, इनको काफ़ी बढ़ावा दिया, कोऑपरेटिव्स बना लिए, ताकि लोगों का जो है इनकम इससे बढ़ जाए। एक इन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेप बनाया वहाँ पर, सिल्क ककून जो है ना, सिल्क वर्म ककून, जिसे सिल्क पैदा हो जाता है, क्योंकि कश्मीर की क्लाइमेट भी ऑल्सो वेरी सूटेबल फॉर, वहाँ मलबरी ट्री बहुत होता है, और मलबरी में कोकून सिल्क वर्म पैदा होता है। तो वो कोकून जो है फिर उससे वो रेशा निकलता है, उससे सिल्क बन जाता है। तो उन्होंने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी वहाँ पर,
सिल्कवर्म कोकून को जो है बढ़ावा देने के लिए। और आप काफी फ्रांस से इसमें उन्होंने अपने वो लियाए, एक्सपर्ट्स लाए, इंडिया से एक्सपर्ट्स लाए। इंडिया से तो इतने ज्यादा थे नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में थे, कुछ साउथ में थे, लेकिन मोस्टली एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने मदद करी इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। और आप हैरान हो जाएंगे कि 1920 तक, मतलब जब महाराजा प्रताप सिंह अपने हुकूमत के एंड पर पहुंच रहे थे, तो उन्होंने ये दुनिया की सबसे बड़ी सिल्क वर्म कोकून फैक्ट्री बनी थी, सबसे बड़ी दुनिया की। तो जो उन्होंने नींव रखी थी वो वहां से वहां तक आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चली गई थी। अब तो 1925 में 1925 में महाराजा प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई और हरि सिंह बन गए। हरि सिंह कौन थे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि क्यों हरि सिंह का टेन्योर जो है, हरि सिंह के टेन्योर का जो इम्प्लीकेशन है वो अभी तक कश्मीर को खाए जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो महाराजा हरि सिंह के टाइम में क्या हुआ तो वो अलग विषय है कि अंग्रेजों और उसके बीच में क्या हो रहा था, कितने झगड़े हो रहे थे, अंग्रेजों ने क्या क्या किया उसकी हुकूमत को अंडरमाइन करने। लेकिन अभी हम सिर्फ इस बात पर तवज्जो दे देंगे कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए कश्मीर की, जम्मू कश्मीर अपने स्टेट की भलाई के लिए। सबसे पहले एक, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे महाराजा प्रताप सिंह ने जमीन नहीं खरीदने दी ब्रिटिश को, महाराजा हरि सिंह ने एक बहुत बड़ा काम किया। अगेन उसकी इम्प्लीकेशन अभी तक हम झेल रहे हैं। उन्होंने गिलगित के अंदर जो ब्रिटिश डिटैचमेंट थी, बड़ी कूटनीति से, बड़े कोई दाव पेच से, बड़ी अपनी सूझबूझ से वहां ब्रिटिश डिटैचमेंट को हटा करके अपने स्टेट फोर्सेस के डिटैचमेंट रखी। इसमें क्या क्या हुआ वो हम आज के प्रवेश पर, आज के विषय का, आज के सब्जेक्ट का वो विषय नहीं है, उसको हम बाद में करेंगे। लेकिन ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी कदम था, क्योंकि आपको पता है ब्रिटिश तो हमेशा चाहता था कि गिलगित में, और बाद में गिलगित की वजह से क्या हुआ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ही सक्सीडेड इन रिमूविंग ब्रिटिश फोर्सेस डिटैचमेंट और उसको अपने स्टेट फोर्सेस के डिटैचमेंट से वहां कर दिया। महाराजा ने 1927 में जम्मू कश्मीर के अंदर एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया। मुझे ये देखना पड़ेगा कि जितने भी राजा महाराजा थे वहां हाई कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ, ये एक रिसर्च का विषय है, मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ 1927 में। आई थिंक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी कदम था। दूसरा, वहां क्या था, एग्रीकल्चरल जो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और काफी सारे थे, 80-90% लोग एग्रीकल्चर, सर्विसेज सेक्टर तो इतना था नहीं, गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरियां थी, तो ऑलमोस्ट एवरीवन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या होता था, मनी लेंडर्स रूल करते थे। वो मनी लेंडर्स उनके प्रोड्यूस को 1/8 भी नहीं देते थे। तो महाराजा ने एक एक्ट पास किया, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट। तो उसने ये मनी लेंडर्स की जो है ताकत खत्म कर दी, और लोन अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिलने लगे, और जो पैसा खर्च होता था एक एग्रीकल्चर, उसका 30% गवर्नमेंट देने लगा, विच वॉज वेरी इनफैक्ट अगर आजकल आप देखेंगे कि कश्मीर में एग्रीकल्चरलिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसकी नींव महाराजा हरि सिंह ने डाली थी। नॉट कि बाद में इसमें क्या हो वो तो बाद में शेखुल्ला के टाइम में क्या हो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने इसकी नींव डाली थी। देन आप इस साथ में, क्योंकि दुनिया के अंदर महाराजा हरि सिंह, देखिए क्या था कि महाराजा हरि सिंह बहुत यंग, जब हम उनकी बात करेंगे तो वो यंग एज में, पहले तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, वो सिंधिया स्कूल के पढ़े हुए थे, फिर वो दून चले गए थे, वहां पर उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग करी थी, और फिर वो 20 इयर्स की एज में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे। 19 साल की उम्र में उसके फादर ने उनको भेजा यूरोप, जाओ सीखो वहां पर, यूरोप के देखो क्या था। तो वो बहुत मॉडर्न ख्याल के व्यक्ति थे, यूरोपियन भाषा पर बहुत कमांड था, अंग्रेजी जबरदस्त बोलते थे, ही वाज अ ग्रेट स्पीकर।
एंड ही वॉज अ मैन ऑफ मॉडर्न आउटलुक। तो उन्होंने काफी सारे ऐसे काम किए उन्होंने, जैसे मैं आपको बताता हूँ हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा, जो मैंने बात करी, ये भी एक सॉरी यूरोपियन कॉन्सेप्ट था ये, लेकिन किया। एग्रीकल्चर रिलीफ अगेन यूरोपियन कॉन्सेप्ट था, हालांकि इसका तो भारत के सिविलाइजेशन से काफी गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आवर सोसाइटी हैज बीन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। इन्होंने फर्टिलाइजर्स लाए, हाई क्वालिटी सीड्स लाए, जिससे किसानों की आय जो है दुगना तिगना बढ़ गई। इन्होंने धनी बुल्स लाए राजस्थान से और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया काफी सारे गांव में, ताकि हल जोतने के टाइम जो है जमीन को, क्योंकि उन दोनों ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, इन्हीं से काम लेना पड़ता, तो जो ड्रॉट था, जो पावर था जमीन को जोतने का, वो इन हाई क्वालिटी बुल से आता है। देन जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी ऐसे ट्राइब्स हैं जिनको अभी आपने देखा होगा कि आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद अब एक अलग से SC/ST एक्ट लागू हुआ है, जिससे उनके लिए सीट्स रिजर्व हुई हैं। ये जो हमारे बकरवाल थे, गुजर, बकरवाल, गादीज, ये जो कंप्लीटली शीप ब्रीडिंग पर डिपेंडेंट होते हैं, ये आज एक पहाड़ में होते हैं, कल दूसरे पहाड़ में होते हैं, इनकी वेल्थ यही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके लिए अलग अलग जगह पर जो है शीप ब्रीडिंग फार्म्स बना लिए। वहां पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट बाद में बन गया, इन्होंने शीप ब्रीडिंग फार्म बना दिए। वूल ऊन की कटाई के लिए फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी, ताकि वो जो अपना उनका जो वो परेशान ना हो इस चीज के, जहां पर हैं वहीं पर वो अपना वूल की कटाई करके उसको बेचते थे। और शीप ब्रीडिंग के लिए अगर उनको गवर्नमेंट की सहायता चाहती थी वो ताकि उनका जो है इनकम बढ़े। और वूल इंडस्ट्री कश्मीर के अंदर काफी देर तक थे, जब तक आर्टिफिशियल वूल नहीं आया था। वूल इंडस्ट्री वाज very well established in the state, particularly in mountainous terrain, जहां पर ये बकरवाल लोग अपने भेड़ बकरी पालते थे समर, क्योंकि क्या होता है, जम्मू समर के महीने में ये पहाड़ियों में चले जाते थे, विंटर के टाइम में नीचे आ जाते, तो इनका कोई परमानेंट ठिकाना था ही नहीं। तो इन्होंने सेंट्रल लोकेशन पर ये जो है एस्टेब्लिश करी थी। दूसरा, जैसे कि इनके प्रेडिसेसर महाराजा प्रताप सिंह ने म्युनिसिपल इलेक्शन कराए थे पहली बार जम्मू और श्रीनगर में, इन्होंने पंचायत पहली एस्टैब्लिश करी। 1935 में महाराजा हरि सिंह ने पहली पंचायत एस्टैब्लिश करी थी। और जिस वजह से गांव में, जो रूरल एरियाज में लोग अपने फैसले खुद कर सके। ये अलग बात है कि वो कितने, लेकिन वो काफी हद तक कितने सक्सेसफुल वो तो अलग विषय है, लेकिन पॉइंट ये है लोगों ने अपनी पंचायतें खुद बना ली और अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए। एक और जो रेवोल्यूशनरी कदम महाराजा हरि सिंह ने उठाया वो था बेगार को एबॉलिश करना। मैं आपको बेगार के विषय में एक बताना, बेगार एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है कि बेगार जी सरदार सिख हुकूमत में शुरू हुआ और डोगरा इसको चला रहे थे, ये गलत बात है। बेगार एक प्रथा थी जो कि 13वीं-14वीं सदी से चल रही थी। इसमें क्या होता था, क्योंकि पहाड़ी इलाका कश्मीर का, पहाड़ी 60-70% जो जम्मू कश्मीर का सरफेस एरिया है वो पहाड़ी है। तो वहां पर डेवलपमेंट के लिए आपको राशंस, आपको फ्यूल, आपको हर एक दवाइयाँ, हर एक चीज जो है वो भेजनी पड़ती थी पहाड़ों में, अलग अलग टाउन्स में। तो वो कौन ले सकते थे, या तो आपके पास इतने सारे घोड़े हों, वो तो पॉसिबल नहीं, घोड़े हों तो उसके साथ भी लोगों ने जाना पड़ता। तो लोगों को कलेक्ट किया जाता था गांव से जबरदस्ती। जैसे कश्मीर से गिलगित जाना है, स्कर्दू जाना है, बोंजी जाना है, लेह जाना है, तो लोग सामान लेकर जो है वैली से इनको उठाया जाता था। और क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होते थे, पहाड़ी इलाका था, ऑक्सीजन कम होता, कई सारे लोग मर जाते थे। तो बेगार में जाना तो मरने के काबिल होता था। ये बहुत ही एक गलत प्रथा थी। और इसको लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, क्योंकि नहीं तो लोग दूर दराज इलाकों में मर जाते। लेकिन इसका कोई सिस्टम नहीं था।
इनको पेमेंट नहीं होती थी। पहले तो इसका रेगुलराइज कर दिया गया, कितने लोग जाएंगे, उनका रास्ते में कौन खाना देगा, कहाँ पर रुकेंगे, पूरी एक प्रतिक्रिया बनाई गई, फिर उनको पेमेंट होगी, वेजेस होगी। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने इसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया 1935 में। दिस बेगार वाज टोटली फिनिश्ड। और इससे लोग काफी खुश हुए, क्योंकि नहीं तो लोगों को जाना पड़ता था, ये नहीं पता था वापस भी आएंगे कि नहीं आएंगे। और एक्सप्लॉयटेशन होता था कि आप मानो ना मानो तब भी आपने जाना है। देन महाराजा प्रताप सिंह ने एक अच्छा काम किया, क्योंकि जैसे मैंने महाराजा हरि सिंह ने, क्योंकि मैंने बोला वो मॉडर्न आउटलुक के आदमी थे, उन्होंने क्या किया कि जो लोकल मटेरियल था जम्मू कश्मीर में, लोकल मटेरियल से उन्होंने वो फैक्ट्रीज वहां पर शुरू कर दी जो लोकल मटेरियल को इस्तेमाल करे और लोगों की आय को बढ़ा ले। जैसे उनके पास फॉरेस्ट इतने ज्यादा थे तो उनके पास रेजिन था, रेजिन फैक्ट्री चला दी, क्योंकि रेजिन निकलता है चीर से। उन्होंने मैच बॉक्स फैक्ट्री चला दी, उन्होंने टेंट फैक्ट्रियां शुरू कर दी, उन्होंने वुडवर्क फैक्ट्री शुरू कर दी। आजकल जो आप देखते हैं कि वुडवर्क का सामान जो है कश्मीर का, वॉलनट वुड का हो या दूसरा कहाँ कहाँ जाता है, ये सब महाराजा हरि सिंह के टाइम में शुरू हुआ। और इस वजह से वहां पर लोगों की जो जो गरीबी थी काफी हद तक उसमें कंट्रोल हुआ, क्योंकि लोग अब बनाकर उसको बाहर विदेशों में बेचते थे, बाहर हिंदुस्तान में बेचते थे। और हिंदुस्तान तो आजकल का हिंदुस्तान नहीं था, वो तो पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलाकर ब्रिटिश इंडिया था। तो उस टाइम तो अब मार्केट कितना बड़ा था आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिर एक और चीज जो उन्होंने देखी कि अंग्रेजों के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, महाराजा हरि सिंह के टाइम में जो सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश इंडिया में लड़ रहे थे, खासकर बर्मा कैंप, जब वो छुट्टी जाते थे तो वो अपने देश नहीं जा सकते थे, इतना टाइम तो होता नहीं था, वो कश्मीर आते थे। और कश्मीर में इतने साधन नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहलगाम और गुलमर्ग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स थे ये, वहां पर उन्होंने अपनी टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। जो भी हट्स वगैरह हमारे टाइम जब हम स्कूल में थे तो हम जाते थे वहां पर एक्सकर्शन के लिए, तो जो हट्स वगैरह बनी थी उस टाइम की बनी थी महाराजा हरि सिंह के टाइम में। फिर उनको बढ़ावा दिया गया, लेकिन महाराजा हरि सिंह पहले राजा थे जिन्होंने गुलमर्ग और पहलगाम को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेल किया, और वहां पर जो जो इनकम आता था टूरिज्म की इंडस्ट्री से, उसका जो है खासकर कश्मीरी लोगों के लिए काफी बड़ा वो एक इनकम का एक स्रोत बन गया। देन सिमिलरली जो कश्मीर की वुडवर्क है, वॉलनट वुडवर्क है या शॉल्स है, कश्मीर के शॉल तो बहुत मशहूर है, आपको पता है, शाहतूत से लेकर पश्मीना वगैरह वगैरह अभी भी दुनिया भर में मशहूर है। तो उन्होंने एक एम्पोरियम जम्मू में सेट किया है, कश्मीर का एम्पोरियम जो था एक बहुत आइकॉनिक एम्पोरियम है, चिनार के बीच में वो एक बिल्डिंग है, बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग है। तो वहां पर एम्पोरियम में वहां से फिर एक्सपोर्ट होता था, एम्पोरियम लोगों से खरीदता था, फिर उनको सेल के लिए, मार्केटिंग के लिए एम्पोरियम इस्तेमाल किया, एम्पोरियम के साधन इस्तेमाल किए जाते थे, ताकि लोग जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो सबसे अच्छे दाम पर बिके, जिससे उनकी आय बढ़ जाए। ये भी महाराजा हरि सिंह ने किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है, क्योंकि काफी सारा खाना, काफी सारा राशन, काफी सारे प्रोडक्ट्स, खासकर फूड प्रोविजनिंग वो सोल्जर्स के लिए चाहिए थी। और आपको मालूम है इंडिया बर्मा वॉर के टाइम में पूरा ये इलाका 14th आर्मी जो है उसको फीड कर रही थी इंडिया ही। तो काफी सारा फूड आर्टिकल जो थे वो 14th आर्मी के लिए जाते थे, और जिस वजह से किल्लत हुई, मतलब शॉर्टेज हुई फूड प्रोडक्ट्स की। तो महाराजा हरि सिंह ने एकदम से राशनिंग शुरू कर दी कि भाई ऐसा ना हो कि होल्डर्स अपना जमा करे, हर फैमिली को इतना इतना मिलेगा और उनको सब्सिडाइज रेट पर मिलेगा। और इस वजह से जो बंगाल में फमीन हुआ वो कश्मीर में नहीं होने दिया महाराजा हरि सिंह ने, क्योंकि उन्होंने पहले ही ये स्टेप्स लिए थे ताकि इसकी किल्लत की वजह से होर्डर न बीच में आए और फिर लोगों को परेशानी हो, और वो फूड ग्रेन की कमी की वजह से उनको तकलीफ हो। तो उन्होंने ये भी कर लिया, वहां पर सब्सिडाइज रेट पर देने का। उन्होंने जैसे मैंने बताया आपको कि महाराजा प्रताप सिंह के टाइम में वैक्सीनेशन कॉलरा का मैंडेटरी किया, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन मैंडेटरी किया, हर बच्चे को जाना पड़ा।
स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, जो इस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी, लोग बच्चे मर जाते थे, तो वो तकरीबन उन्होंने इरेडिकेट तो नहीं किया, लेकिन लाखों बच्चों की उन्होंने जान बचा दी। दूसरा, इंडिया के अंदर खासकर जम्मू कश्मीर में टीबी एक बहुत ही भयानक बीमारी होती थी, और दोनों मर्द और औरतें, खासकर औरतें इसका शिकार बंधी 30-35 साल में वो टीबी का शिकार होकर मर जाती। उन्होंने 2 हॉस्पिटल बना लिए, एक कुद में बना लिया और एक टंगमर में बना दिया। कुद आपको मालूम है, कुद पत्नी टॉप पर है, आप जम्मू से निकलकर आप कुद में चले जाते हैं, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, क्लीन फ्रेश एयर। एक कुद में बनाया और एक टंगमर है, बेस है गुलमर्ग में ऊपर जाने के लिए। दोनों जगह पर टीबी हॉस्पिटल थे, अभी लेटली तक वो फंक्शन कर रहे थे। फिर कश्मीर में बन गया एक टीबी हॉस्पिटल ड्रॉगजन में, डल के किनारे। तो वो ये प्रथा भी जो है, ये फैसिलिटी भी जो है, जो उन्होंने एस्टेब्लिश करी। 1945 में महाराजा हरि सिंह ने, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, 320 बेड हॉस्पिटल उन्होंने बनाया श्रीनगर में, एसएमएचएस हॉस्पिटल। अभी भी एसएमएचएस हॉस्पिटल अभी भी हजारों लाखों लोगों का इलाज करता है, और ये एक लौता हॉस्पिटल था। उसके बाद शेखुब्ला के टाइम में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तर्ज पर बनाया गया नीचे डाउनटाउन में। लेकिन तब तक, अब खुद ही अंदाजा लग रहा है, आज से 30-40 साल पहले तक सिर्फ एक हॉस्पिटल था। और उन दिनों में मुझे याद है, हम जाते थे रिश्तेदारों के साथ, वहां पर सेंट्रली हीटेड था। कश्मीर में बहुत ठंड होती, सेंट्रली हीटेड था उन दिनों का। ब्यूटीफुल हॉस्पिटल, ये भी आइकॉनिक हॉस्पिटल, एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। 320 बेडेड हॉस्पिटल था, और ये माना जाता था कि आर्ग्यूएबल, शायद मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था उस टाइम में। सिमिलरली पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया, क्योंकि ये जितने भी वैक्सीनेशन होते थे, जितने भी प्रोफाइलाइटिक मेजर्स उठाने पड़ते थे ताकि बीमारियां ना फैले, वो नॉट सिर्फ कॉलरा और स्मॉल पॉक्स, कई और बीमारियां भी फैलती थी, टीबी खासकर, ये बहुत रैम्पेंट था वहां पर। इसके लिए उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, और फिर हेल्थ डिपार्टमेंट अभी तक चलता जा रहा है। उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन जो नींव महाराजा हरि सिंह ने डाली थी वो वैसी की वैसी ही है, उसी के ऊपर काम चलता गया। एंड अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू, खासकर जम्मू के रीजन में पानी की बहुत किल्लत होती थी, और क्योंकि वो कंडी इलाका है, रॉकी इलाका है, कुछ जगहों को छोड़कर उन्होंने बोरवेल बना लिए ताकि लोगों को पानी की किल्लत ना हो। तो बोरवेल, काफी सारे बोरवेल डिग किए गए पूरे स्टेट के अंदर सॉरी। और वो बोरवेल्स की वजह से जो लोगों को जो पोर्टेबल पानी मिलने लगा, और जिस वजह से एक बहुत बड़ी, क्या होता था वहां पर, सैलाब आता था, फिर पूरा प्रदूषित होता था, और पानी की किल्लत होती। तो बोरवेल, क्योंकि पानी बहुत था वैली में खासकर, तो वो ज्यादा डिग करने के बाद ज्यादा डिग नहीं करना पड़ता था, लेकिन टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उन्होंने बाहर से लोगों को मंगाकर बोरवेल बना दिए, जिससे पानी जो है इजिली अवेलेबल हो लोगों को। नाउ सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह के टाइम में जो सोशल रिफॉर्म किए गए वो रेवोल्यूशन, ये तो मैंने आपको एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर इसके विषय में बताया, लेकिन मैं आपको सोशल रिफॉर्म्स की बात करता हूं। उन्होंने कितने रेवोल्यूशनरी कदम उठाए सोशल रिफॉर्म्स के में। सबसे पहला जो उन्होंने किया कि महाराजा हरि सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया, और उन स्कूलों का नाम रखा गया जबरी स्कूल, मतलब जबरन आपको जाना ही है स्कूल। और 6 से 11 साल के उम्र का बच्चा घर में नहीं रह सकता था, अगर वो रहता तो उनके पेरेंट्स को उसका जवाब देना पड़ता था। इनका नाम था जबरी स्कूल। जब मैं भी छोटा बच्चा था तो जबरी स्कूल एक कॉमन टर्मिनोलॉजी थी। और हर टाउन, जिसकी पूरे स्टेट के अंदर आप देख लीजिए कितना इसमें रिसोर्सेज लगे होंगे, कितनी प्लानिंग लगी होगी, हर स्टेट में
जिस टाउन और विलेज की पॉपुलेशन 500 या 500 से ऊपर थी, वहां एक जबरी स्कूल होना था। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में किसी राजा ने ऐसा किया होगा कि जबरी स्कूल बनाए कि आपको जाना ही है स्कूल में। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो थे हमारे, जो तब तक बने हुए थे, उनको ग्रांट्स डबल कर दी गई, 3 गुना कर दी गई, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक हो। उनके लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, एजुकेशनल मीन्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल, वो सिस्टम यूरोप से लाए गए और उनको वहां पर एस्टेब्लिश किया गया, ताकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर उठे। सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन को फ्री कर दिया गया, तो आपने कोई पैसा नहीं खर्च करना था, सेकेंडरी लेवल पर आप जाइए और अपना पढ़ाई कर लीजिए। लेकिन आपने जाना है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो, क्योंकि लॉ है, खैर लॉ तो सिर्फ एप्लीकेबल था प्राइमरी एजुकेशन का, लेकिन अगर 100 बच्चे भी जाते और 100 में से फिर 60 सेकेंडरी लेवल पर जाते, और सेकेंडरी लेवल पर के बाद 30 या 40 पढ़ते कॉलेज में, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पॉपुलेशन एजुकेट कर ली होगी इस ऐसे स्टेप से। देन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया। जो गरीब बच्चे थे उनको स्कॉलरशिप देना शुरू कर दिया, कई सारी स्कॉलरशिप दी गई, दोनों पुंछ, लद्दाख और जम्मू रीजन में। देन क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन एजुकेशन में आगे नहीं आना चाहती थी, वो अपने वो मदरसे में ही जाना पसंद करते थे और मॉडर्न एजुकेशन लेना नहीं चाहते थे, उन्होंने 31 अरबिक टीचर्स को अपॉइंट किया कि अगर आपने यही पढ़ना है तो अरेबिक टीचर्स को अपॉइंट करो और वो आपको अरेबिक में ही सिखाएंगे। फिर तो अरेबिक 31 अरेबिक कोर्स करते स्टूडेंट्स। उन दिनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अच्छे से स्टूडेंट थे ना, उनको विदेश भेजा गया पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप में फ्री। इंग्लैंड में भेजा गया और अमेरिका में भेजा गया। मुझे लगता है कि एक कुछ इसमें रिसर्च होनी चाहिए, ये कौन लोग हैं अमेरिका में जो आजकल बड़े बड़े नाम वाले हैं, शायद उनमें से भी उनके पिताजी, माताजी या कोई जरूर होगा जो उन्होंने महाराजा हरि सिंह की बेनोवलेंस की वजह से उन्होंने बाहर पढ़ाई करी, क्योंकि फ्री पढ़ाई थी और जो बेस्ट बच्चे थे वो चले जाते थे वहां पर। सिखों के लिए महाराजा हरि सिंह ने एक्सक्लूसिवली फॉर सिक्स 160 स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। हर साल 160 स्कॉलरशिप दी जाएंगी सिर्फ सिख स्टूडेंट्स को। ऐसा ना हो कि, क्योंकि स्टेट में हर प्रकार के, हर धर्म के लोग रहते थे, सबके लिए बराबर उन्होंने दी दिया। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 1932 एक जम्मू में एस्टेब्लिश किया गया और एक श्रीनगर में एस्टेब्लिश किया। वो अभी भी है वहां पर, अब उनका मॉडर्नाइज हो चुका है लेकिन अभी भी है वहां पर। एक इंटरमीडिएट कॉलेज इन्होंने, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू में ही वो एक्टिविटी नहीं चाहते थे कि कन्फाइन हो, उन्होंने मीरपुर में और पुंछ में एक इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना करी, क्योंकि पुंछ भी एक बहुत बड़ा टाउन था और मीरपुर भी एक बड़ा टाउन था। बाद में मीरपुर तो आपको पता है पीओके में चला गया, उसकी कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन वो क्योंकि पूरे स्टेट के राजा थे, उन्होंने दोनों जगह पर एक इंटरमीडिएट कॉलेज शुरू कर दिया। देन लड़कियों की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, जो प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में था उसको कोएड बना दिया। कश्मीर में चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनको कॉलेज में मर्दों को लाना ही इतना मुश्किल हो रहा था, तो एक कोएड एजुकेशन कोएड उन्होंने कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो जम्मू में, जो म्यूजियम साइंस मेमोरियल कॉलेज कहलाया जाता आजकल, वहां पर कोएड कर दिया ताकि लड़कियां भी जाना शुरू कर दे। तो इस वजह से जो उन्होंने जो कदम उन्होंने उठाए लड़कियों के लिए, वो और भी हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन विमेन्स एजुकेशन के लिए जो उन्होंने किया, आई थिंक उन दिनों का ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप था। उन्होंने कश्मीर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट शुरू कर दिया, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब, क्योंकि टेलीग्राफ आ चुका था, मॉडर्नाइजेशन आ रही थी, लेकिन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं हो पा रही थी। उन्होंने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट छोड़ के, अभी तक भी वो काम कर रहा है, अब उसका अगेन उसका तरीका बदली हुआ है, लेकिन काम करने का, लेकिन है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो महाराजा हरि सिंह ने तब एस्टैब्लिश किया था। अब कुछ सोशल इविल्स जो तब से चले आ रहे थे, पुराने दशकों से चले आए थे, उनके विषय में मैं 1-2 पॉइंट करना चाहता हूं, क्योंकि समय भी शायद काफी हो गया। एक तो उन्होंने अनटचेबिलिटी जो होती थी ना, भारत के अंदर भी थी अनटचेबिलिटी, उसको पूरा इन्होंने लीगली बैन कर दिया।
खत्म कर दिया। आप अनटचेबल में आप अगर कोई भी चीज अनटचेबिलिटी की वजह से आपने किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा। चाइल्ड मैरिज जो होती थी उसको पूरा खत्म कर दिया, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया कि चाइल्ड मैरिज की एज, उन्होंने लड़कियों की एज क्या होगी और मर्दों की एज लीगल लॉ बना दिया। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे पहली बार। आजकल हम बात कर रहे हैं कि मैरिज की एज इतनी होनी चाहिए, लड़कियों की मन की इतनी होनी, तब उन्होंने किया था, चाइल्ड मैरिज को बैन कर दिया था। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम में जिन्होंने पहले इनिशियल कदम लिए थे, लेकिन सोशल इविल को दूर करना कोई लॉ से नहीं होता जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, जब तक दोनों 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 तीन चीज एक साथ, एजुकेशन करनी पड़ती है, लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है और लोगों में जागृति पैदा करनी होती है कि ये नहीं होना चाहिए। फीमेल इन्फेंटिसाइड को उन्होंने लॉ से बैन कर दिया। अगर किसी को भी पता चलता कि भाई ऐसा हुआ तो वो जेल जाना था, उनके ऊपर मुकदमा दायर होता है। ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन, ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन भी बहुत एक बड़ा इशू था, दोनों कश्मीर में भी और जम्मू रीजन में और लद्दाख में भी, तो उसको पूरा उन्होंने लीगली बैन कर दिया। देन अब क्या था कि कई सारे लोग तो ऐसे थे जो बेचारे अपनी लड़कियों की शादियां नहीं कर पा रहे थे क्योंकि गरीब थे, तो उन्होंने एक अपनी वाइफ के नाम से एक फंड पैदा कर दिया, जिसमें उन्होंने भी, महाराजा ने भी डाला और जो अमीर अमीर लोग थे उनको बोला भैया इसमें पैसा डाल दो। तो हर साल जो है वो फंड इस्तेमाल किया जाता था। जो गरीब लड़कियां थी स्टेट की, लद्दाख में हो या जम्मू में हो, कश्मीर में हो, उनकी शादियां की जाती थी एट स्टेट एक्सपेंस। तो इससे काफी फर्क पड़ा। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ, जो प्रोस्टिट्यूशन था, जो बाकी इविल सोसाइटी के अंदर था, उनको टोटली बैन कर दिया गया। और ये जो गरीब लड़कियों की जो शादियां स्टेट ने करना शुरू कर दी, इससे भी बहुत फर्क पड़ा उसमें। एक बहुत बड़ा उन्होंने कदम उठाया, जो स्कूल, कुएं जो वेल्स थे, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, टेम्पल्स थे, उनमें दलित्स को नहीं अंदर जाने की इजाजत। 1932 में महाराजा ने हुक्म पास किया, एक लीगल प्रोविजन बनाया अपनी सरकार का, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई ये खत्म होगा, टेम्पल, वेल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन, अगर कोई भी किसी अनटचेबिलिटी की वजह से कोई दलितों को वहां पर जाने से रोकेगा, उन दिनों हरिजन बोलते थे, अनटचेबल बोलते थे, फिर हरिजन हो गया, फिर दलित हो गया, तो ऐसे सोसाइटी में जो डिप्राइव्ड लोग थे, ओप्रेस लोग थे, अगर इनको रोकेगा कोई तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ये भी उन्होंने ओपन कर दिया सब जगह पर। देन एक और अजीब बात थी वहां पर, महाराजा हरि सिंह जब रूलर थे उससे पहले, एक मर्डर केस अगर होता, तो अगर राजपूत या ब्राह्मण मर्डर केस करता है, उसको फांसी की सजा नहीं होती थी, आप उसको फांसी की सजा नहीं दे सकते थे। अगर वो किसी और कास्ट का होगा तो उसको फांसी लग जाएगी, लेकिन राजपूत और ब्राह्मण को फांसी नहीं लगेगी। तो महाराजा हरि सिंह ने बोला ये क्या बकवास है, तो उसने ये बिल्कुल इक्विटी से सबको, मतलब जो लॉ है वो हर जाति को एप्लीकेबल होगा। हालांकि उसके वो राजपूत थे खुद, तो वो उसके लोग उसके बरखलाफ हो, उसका नहीं, ये गलत बात है। लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली टू एवरीबडी। देन एक और चीज उन्होंने करी, जो बच्चों सिगरेट पीने की आदत, बच्चों को सिगरेट पीने की आदत और बच्चे सिगरेट बेचना या तंबाकू बेचना, ये भी टोटली बैन कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इससे कितनी हानि होती है, फ्यूचर जनरेशन ही बर्बाद हो जाती है। अगर किसी बच्चे को पाया गया कि वो सिगरेट पीता है या सिगरेट बेचता है या टोबैको पी का इस्तेमाल कर रहा है या तंबाकू का सेवन करता है, उसके पिताजी माताजी को जेल में डाला जाता था। तो इससे भी काफी फर्क पड़ा, उसको बच्चे स्कूल जाने लगे। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री को क्या मत, पॉलीएंड्री का मतलब है एक वाइफ के कई सारे हस्बैंड होते थे, इसको उन्होंने एबॉलिश किया। कि खासकर काफी देर तक लद्दाख में भी था ये, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, उसको इन्होंने लीगली खत्म कर दिया है, बाय लॉ पॉलीएंड्री नहीं होगी। देन एक इन्होंने प्रेस और पब्लिकेशन एक्ट लिया है, जिस वजह से प्रेस और पब्लिकेशन को काफी बढ़ावा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उस टाइम एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, रणबीर,
वो एक न्यूज़पेपर था। और जब वो 1949 में उन्होंने एब्डिकेट किया, गद्दी छोड़ी, 67 पब्लिकेशन पब्लिक होती थी, जिसमें अखबार थे, मैगजीन थे, जर्नल थे, वीकलीज थे, फोर्टनाइटली थे, ऐसे वाले। तो कितना बढ़ावा मिल गया उनको, खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने 1932 में काफ़ी सारे मिलिट्री रिफॉर्म, जब वो आए पहले दिन से ही उन्होंने, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे यंग एज में, 20 इयर्स की एज में, उन्होंने काफ़ी सारी नई रेजिमेंट्स खोली, मॉडर्नाइज किया, अपने न्यू इक्विपमेंट इंडक्ट किया। तो साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, मेरे ख्याल से वो पहला शायद एक मिलिट्री कैंटोनमेंट है जो अभी बदामी बाग कैंटोनमेंट जिसको बोलते हैं, जहां पर हेडक्वार्टर 15 कोर है, ये महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर में एस्टेब्लिश किया 1932 में उन्होंने इसने। और फिर इसको देखकर अंग्रेजों ने काफी और जगह पर कैंटोनमेंट आपने एस्टैब्लिश की। तो ये मैंने कुछ निकाल के रखे थे इनके कि डोगरा रूल के टाइम में कितने सारे अच्छे काम हुए, कितने सोशल रिफॉर्म्स उन्होंने किए, लेकिन नैरेटिव ये था कि वो ऑप्रेसर्स थे, उन्होंने अपने प्रजा की देखभाल नहीं करी, खासकर कश्मीरियों की देखभाल नहीं करी। ये एक नैरेटिव बनाया गया और इस नैरेटिव में अंग्रेज का भी बहुत बड़ा हाथ था, और जिससे भारत को 47-48 के बाद पहले से ही बल्कि काफ़ी हानि हुई। तो मैं क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, मैं अगला विषय जो है ब्रिटिश मैशिनेशन, ब्रिटिश साजिश के विषय में अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं इधर ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। ये तो मतलब बोलते ना विजनरी लोग, आगे तो क्या बोले। और जिस जगह में ये सब काम कर रहे हो आप, इट इज नॉट अ इजी प्लेस। और दूर दराज तक लोग बैठे हुए हैं, गांव छोटे छोटे से, पहाड़ों के पीछे, कोई कोई नदी के किनारे, कहीं कोई कहाँ कोई कहाँ। एंड उस टाइम पे उनका किंगडम तो कहाँ तक था, गिलगित पूरा आपका, लद्दाख पूरा आपका, और भी एरियाज थे। मतलब ये चीजें अगर, मतलब मैं सुन के मेरा दिमाग उसमें ज्यादा चल रहा है कि यार ये लोग अगर 1800 1900 में ये सब सोचते थे, तो यार ये मतलब क्या हुआ हमारे को कि इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग ये सब चीजें नहीं सोच पाए। बिल्कुल, यू नो, हम गलत ट्रैक पे चले गए, गलत ट्रैक पे चले गए। एंड विजनरी चीजें हैं सर। कोई एब्सोल्युटली ऐसा नैरेटिव का तो पूरा बैटल है। मैं आपके साथ आई थिंक एब्सोल्युटली ऑफलाइन भी बात करिए, पूरी जो जंग है नैरेटिव की है। एंड ये जो आप बता रहे हो, इससे नैरेटिव करेक्ट होना चाहिए, धीरे धीरे करके लोगों को पता चलना चाहिए कि जो असलियत क्या है, रियलिटी क्या है इस चीज की। अब डोगरास का तो ऐसा है सर, लोगों को पता ही नहीं है पहले तो ऐसी कोई चीज है। अगर आप किसी को सेंट्रल इंडिया या साउथ इंडिया में पूछो, तो उनको तो पता ही नहीं है डोगरा है क्या, यू नो, व्हाट आर दे ऑल अबाउट, वो तो पता ही नहीं है। तो एब्सोल्युटली ये सब चीजें तो कहाँ से पता होंगी सर, क्योंकि इनका नाम तो हिस्ट्री से एकदम बोलते हैं ना, क्लीनली निकाल दिया कि क्या बोलना है एब्सोल्युटली इन चीजों के बारे में एंड ऑल दैट स्टफ। बट सर आई एम सो ग्रेटफुल, आपने आई मीन एक होलिस्टिक पिक्चर दिया। मैं आई आई हैव टेकन ऑन सम नोट्स। वो जो आपने संस्कृत का बोला मेरे को, दैट इज समथिंग आई वांट टू रिसर्च अबाउट। यू नो, जो जो संस्कृत वर्ड ऑफ कमांड्स इन द आर्मी ऑफ द महाराजा, दैट्स समथिंग दैट आई वांट टू रिसर्च अबाउट, कि कैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया और क्या किया उसके बारे में। दैट्स समथिंग दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड फॉर मी। हाँ, उसके लिए आपको रघुनाथ मंदिर जाना पड़ेगा। उसका नाम है रणबीर संस्कृत इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत रिसर्च, रणबीर इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत रिसर्च, जम्मू। जाना पड़ेगा, किसी मेरे को बता देना, मैं आपके साथ चलूंगा। दिस इज, बोलते हैं ना, रेवोल्यूशनरी चीजें हैं सर ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली कहाँ से सोच रहा है कोई, कहाँ से। अब बुरी चीज है, नैरेटिव है, लेकिन सर अच्छी चीज ये है, देर आए दुरुस्त है, ये नैरेटिव बाहर निकलेगा, आप जैसे लोग हमको बताएंगे, हमको सिखाएंगे, समझाएंगे, और ऐसी ऐसी धीरे धीरे करके कहानी आगे बढ़ेगी सर। थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक यू इतना सो टाइम मच। निकाला। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू द स्टोरी। बड़ा मजा आता है स्टोरी सुन के सर। थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट, गॉड थैंक यू ब्लेस सो यू। मच सर। जय टिल हिंद, जय नेक्स्ट हिंद, टाइम। जय जय हिंद, हिंद। थैंक यू।